गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे टॉपिक जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अब हम पेनक्रियाज का इंडोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे जो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो पेनक्रियाज के बारे में हम क्या क्या जानते हैं पहले हम सुन लेते हैं। पेनक्रियाज का दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन पार्ट और एक पार्ट को बोलेंगे हम इंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट को हम एसाइनर सेल कहते हैं, जो पेनक्रियाज का 99% होता है। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट 1% होता है। पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, है ना। ये इंडोक्राइन पार्ट ही पेनक्रियाज का हार्मोन निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम एक्सोक्राइन फंक्शन और इंडोक्राइन फंक्शन का थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देखें। अब कुछ उसका डायमीटर देखते हैं पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज का लेंथ 15 सेंटीमीटर होता है। पेनक्रियाज का वेट 90 ग्राम होता है। पेनक्रियाज ड्यूडेनम और स्टोमेक के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो हम हर एक कुछ लिख देते हैं, है ना। पेनक्रियाज एक ऐसा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर का होता है। तो हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। तो पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बोथ फंक्शन करेगा, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेगा और इंडोक्राइन फंक्शन भी करेगा। एक्सोक्राइन पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट 99% होता है, जबकि पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट 1% होता है। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट को हम एसाइनर सेल बोलते हैं। ये एक्सोक्राइन पार्ट पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा। पेनक्रियाटिक जूस निकालने के लिए जिम्मेदार होगा पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट, जबकि पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट जो 1% होता है, इससे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाने वाला सेल ही अलग अलग प्रकार का हार्मोन निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे कि अल्फा सेल हार्मोन निकालेगा ग्लूकागोन, बीटा सेल जो हार्मोन निकालेगा इंसुलिन, डेल्टा सेल जो हार्मोन निकालेगा सोमेटोस्टेटिन। हम इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले हम पेनक्रियाज का लेंथ देखते हैं। पेनक्रियाज का लेंथ 15 सेंटीमीटर होता है। पेनक्रियाज का वेट 90 ग्राम होता है। पेनक्रियाज ड्यूडेनम और स्टोमेक के पोस्टीरियर प्रेजेंट होगा, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेनक्रियाज कैसा स्ट्रक्चर होगा? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी पेनक्रियाज का आकार एक पत्ती नुमा होता है। अब सुनेंगे पेनक्रियाज का अलग अलग साइट का अलग अलग नाम दिया गया है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज होता है, उनमें कुल 4 साइट होता है।
उन 4 साइट का नाम दिया गया है। देखिए, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज बना है, तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज का साइट के अनुसार अलग अलग नाम है। जो टॉप वाला का नाम है उसको बोलेंगे हम हेड, फिर ऊपर को हम बोलेंगे नेक, फिर उसके ऊपर को बोलेंगे बेड बॉडी, और पेनक्रियाज का लास्ट वाला पार्ट को हम बोलेंगे टेल। तो इस प्रकार पेनक्रियाज में साइट के आधार पर पेनक्रियाज को हम 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वाला पार्ट को बोलेंगे हेड, फिर बोलेंगे नेक, फिर बोलेंगे बॉडी, फिर बोलेंगे टेल। पेनक्रियाज का टेल या अंतिम सिरा, इसमें मैक्सिमम एंडोक्राइन पार्ट होता है, मैक्सिमम एंडोक्राइन पार्ट होता है, यानी मैक्सिमम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो प्रेजेंट होगा वो पेनक्रियाज का टेल वाला पार्ट में प्रेजेंट होगा। और पेनक्रियाज का हेड वैसा पार्ट होगा, पेनक्रियाज का हेड वैसा पार्ट होगा जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैंसर होने का रिस्क होता है, क्योंकि पेनक्रियाज का हेड वो साइट होगा जहां से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होके ड्यूडेनम में इंटर करेगा, इसीलिए मैक्सिमम कैंसर होने का रिस्क पेनक्रियाज का हेड वाला पार्ट में होता है। तो अभी तक हम जाने पेनक्रियाज एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों करता है। पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन में पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, क्योंकि पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के लिए, प्रोटीन का डाइजेशन के लिए, फैट का डाइजेशन के लिए कंप्लीट एंजाइम प्रेजेंट होता है ना। अब पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलेंगे ना, उसमें 3 प्रकार का सेल होगा, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। ये सेल अपना अपना अलग अलग हार्मोन निकालता है ना। फिर देखे थे पेनक्रियाज का लेंथ होगा 15 सेंटीमीटर, पेनक्रियाज का वेट होगा 90 ग्राम। फिर रीजन के आधार पर पेनक्रियाज को हम डिवाइड करेंगे, तो हेड, नेक, बॉडी और टेल में डिवाइड होता। टेल में मैक्सिमम एंडोक्राइन पार्ट होता, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट पेनक्रियाज का मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होगा, टेल में। और पेनक्रियाज का कैंसर होने का सबसे ज्यादा रिस्क या पेनक्रियाटाइटिस होने का सबसे ज्यादा रिस्क पेनक्रियाज का हेड वाला पार्ट में होता है। अब हम आगे पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे पेनक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में। तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट्स को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पेनक्रियाज का इस एंडोक्राइन पार्ट का डिस्कवरी लैंगरहैंस नाम का साइंटिस्ट ने किया था। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार का सेल प्रेजेंट होता है, एक अल्फा सेल, फिर दूसरा बीटा सेल, फिर तीसरा डेल्टा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल जो हार्मोन निकालता है, इस हार्मोन को बोलते हैं हम इंसुलिन। डेल्टा सेल जो हार्मोन निकालेगा, इस हार्मोन को हम बोलेंगे सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। तो पेनक्रियाज में मेनली 3 टाइप्स का सेल होगा।
अल्फा से जो हार्मोन निकालेगा ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए ग्लूकागोन हार्मोन को हम बोलते हाइपर हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इसलिए इंसुलिन हार्मोन को हम बोलते हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और सोमेटोस्टेटिन ऐसा हार्मोन होगा जो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को रेगुलेट करके रखेगा। तो सबसे पहले हम हार्मोन में से ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन को पढ़ेंगे। पहला हार्मोन है पेनक्रियाज का ग्लूकागोन हार्मोन। इस हार्मोन का काम हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाना होगा। ग्लूकोज ब्लड में जो बढ़ेगा वो किन किन रूप से बढ़ाएगा ग्लूकागोन हार्मोन। एक तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाएगा। अगर ग्लाइकोजन नहीं रहा तो फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बढ़ाएगा। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। तो देखिए, तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। किन किन मेथड के थ्रू बढ़ाएगा? एक, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेन लाइसिस मतलब लाइसिस का अर्थ हुआ ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? तो ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन से बनेगा क्या? ग्लूकोज। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अर्थात ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करके किसका फॉर्मेशन कराएगा? ग्लूकोज का, है ना। तो ग्लाइकोजन का टूट करके ग्लूकोज बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का अर्थ ही होता है ब्रेकडाउन। ग्लूकागोन का फंक्शन देख लिए। एक फंक्शन ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। दूसरा फंक्शन किसका? ग्लूकागोन का। जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होता है, अगर ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी में नहीं हो, तब उस कंडीशन में ग्लूकागोन हार्मोन फैट और प्रोटीन को तोड़ करके क्या किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। फैट और प्रोटीन को तोड़ करके किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। फैट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं होगा। फैट और प्रोटीन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है। इसको बोलेंगे हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का। कौन कराया? ग्लूकागोन हार्मोन। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का निर्माण होने की क्रिया को बोलते हम ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का निर्माण, नियो मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, तो इसको लैंग्वेज में लिखते हैं
फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। इस प्रकार हमने ग्लूकागोन का फंक्शन को देखा। ग्लूकागोन हार्मोन पेनक्रियाज का अल्फा सेल से सेक्रेट होगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल वो दो तरीके से बढ़ाएगा, एक तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा, दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का निर्माण कराएगा ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का निर्माण करेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, यानी फैट और प्रोटीन से, है ना। अगर फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो गया तो इस कंडीशन में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हमारा ब्लड में होता है। कीटोन बॉडी जो ब्लड का पीएच को एसिडिक करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो पेनक्रियाज का फर्स्ट हार्मोन ग्लूकागोन का फंक्शन हम देख लिए, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है दो तरीके से, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन करके, दूसरा ग्लूकोज का निर्माण करके नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। हम जानते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, पर 1 ग्राम फैट से सबसे मैक्सिमम 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो जब हमारा बॉडी में स्टोर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन नहीं होगा, उस कंडीशन में हमारा बॉडी एनर्जी जो प्राप्त करेगा वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से प्राप्त करेगा, जो फैट होगा और ग्लूकोज होता है। अब हम पेनक्रियाज से निकलने वाला सेकेंड हार्मोन इंसुलिन के फंक्शन के बारे में देखेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं, इंसुलिन हमारा ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए इंसुलिन को हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो ये इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कैसे करता है, इसके लिए वो दो तरीका अपनाता है। एक, ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। वो ग्लाइकोजन या तो हमारा लीवर में स्टोर होता या तो हमारा स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता। एक तरीका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दिया इंसुलिन हार्मोन। दूसरा तरीका, जो फिर भी अगर हमारा ब्लड में ग्लूकोज बच गया तो उस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन सेल के अंदर में शिफ्ट कर लेगा, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। अर्थात इंसुलिन हार्मोन हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल दो तरह से घटाएगा, एक ग्लाइकोजेन का निर्माण करके, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, दूसरा ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट करके। तो अब हम उसको देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, पहला फंक्शन इसका होगा ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना? ग्लाइकोजेन का। तो कौन हार्मोन कराएगा? इंसुलिन। कौन हार्मोन कराएगा? इंसुलिन। तो ग्लाइकोजेनेसिस किसको बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन
फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्म किससे किससे ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन निर्माण होने की प्रक्रिया को, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, जिसको परफॉर्म करेगा इंसुलिन हार्मोन। दूसरा, इंसुलिन हार्मोन ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा। इंसुलिन हार्मोन शिफ्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनसाइड सेल। इंसुलिन हार्मोन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा। कैसे करेगा देखते हैं। मान लेते हैं ये सेल है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है। सेल का सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ इंसुलिन का रिसेप्टर है। ये मान लेते हैं हम ब्लड वेसल्स है, जिसमें ब्लड है, जिस पर हार्मोन होगा इंसुलिन, क्योंकि हार्मोन ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करता है। इसको बोलेंगे हम ब्लड वेसल्स। तो इंसुलिन हार्मोन कैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट करेगा उसको सुनते हैं। इंसुलिन हार्मोन किसके जैसा एक्ट करेगा, की के जैसा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाबी। इंसुलिन रिसेप्टर किसके जैसा काम करेगा, लॉक के जैसा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ताला। इंसुलिन हार्मोन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस इंसुलिन रिसेप्टर से बंधेगा, तब जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लूकोज का चैनल ओपन होगा, जिस वजह से ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। फिर से सुनिएगा। सेल होता, सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी हुई इंसुलिन रिसेप्टर होती, जो इंसुलिन को रिसेप्ट करेगा, और ब्लड के थ्रू इंसुलिन हार्मोन रोटेट करते रहेगी। ये इंसुलिन रिसेप्टर ग्लूकोज चैनल को ओपन तभी करेगा जब इस इंसुलिन रिसेप्टर से आके इंसुलिन हार्मोन बाइंड करेगा। ये इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन का रिसेप्टर से बाइंड किया, ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाएगा, जिस वजह से ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इंसुलिन को की बोल सकते और इंसुलिन रिसेप्टर को लॉग बोल सकते। ये इंसुलिन की इस इंसुलिन रिसेप्टर लॉक को जाकर हिट करेगा, तब ये लॉक ताला खुलेगा, जिस वजह से ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार इंसुलिन हार्मोन ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया। अगर हमारा बॉडी में इंसुलिन का कमी हो जाए तो ब्लड इंसुलिन का कमी हो गया तो इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करने वाला कोई नहीं बचेगा, जिस वजह से यहाँ ग्लूकोज का चैनल ओपन नहीं होगा, जिससे एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर नहीं करेगा और इंसान का ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। दो वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है। एक तो इंसुलिन हार्मोन
नहीं बना, जिस वजह से इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड कोई भी कुछ चीज नहीं करेगा, जिससे ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा। दूसरा वजह, अगर इंसुलिन रिसेप्टर ही खराब हो जाए, उस वजह से भी इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो जाए, उस वजह से भी ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रह जाएगा। जो कंडीशन होता है डायबिटीज मिलेटस, वो डायबिटीज मिलेटस का कंडीशन में दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक कंडीशन में ब्लड में इंसुलिन हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाएगा, अब्सेंस हो जाएगा, जिस वजह से ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा, ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। और या तो इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो गया, इंसुलिन हार्मोन है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो गया, इस वजह से भी ग्लूकोज चैनल नहीं खुलेगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो जो टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस होता है, उसमें इंसुलिन हार्मोन का पूर्णतया कमी हो जाएगा, जिस वजह से ये ग्लूकोज चैनल नहीं खुलेगा, ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट तो होगा, लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होगा। इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होगा, जिस वजह से ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा और ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मली इंसुलिन रिसेप्टर उन्हीं पर्सन में खराब होता है जिस पेशेंट का वेट एक्सेसिव होगा। एक्सेसिव वेट के कारण से, एक्सेसिव बॉडी में फैट डिपॉजिट होने के कारण से इंसुलिन रिसेप्टर डैमेज हो जाएगा, जिस वजह से इंसुलिन हार्मोन तो है लेकिन वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो अभी हमने देखा फंक्शन ऑफ इंसुलिन को। फंक्शन ऑफ इंसुलिन में हम इंसुलिन का दो फंक्शन देखे, एक ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, किससे? एक्स्ट्रा ग्लूकोज से। उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, वो ग्लाइकोजन या तो हमारा लीवर में स्टोर होगा या तो वो ग्लाइकोजन हमारा स्केलेटल मसल्स में स्टोर होगा। फिर इंसुलिन का दूसरा फंक्शन, इंसुलिन हार्मोन ब्लड का ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट करने लग जाएगा। ब्लड का ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट करेगा, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का कमी हो जाएगा और ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर चले जाएगा। तो यहाँ इंसुलिन हार्मोन को हमने की का रूप दिया, चाबी का रूप दिया, और इंसुलिन रिसेप्टर को हम ग्राही का रूप दिया या लॉक या ताला का रूप दिया। ये लॉक तभी खुलेगी जब इंसुलिन की इस लॉक पर आकर बाइंड करेगी, तब जाके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लूकोज का चैनल ओपन होगा, तब ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाएगा। तो अभी हम इंसुलिन का फंक्शन को देखें। तो अभी तक हमने अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकागोन का फंक्शन देखा और बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन का फंक्शन देखा। इसी हार्मोन के वजह से हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रह पाता है। जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज का कमी होगा, उस दौरान
यह ग्लूकागोन हार्मोन हमारा ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा देगा। पर जब हमारा ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी, जब हमारा ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, तब उस कंडीशन में इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देगी। अर्थात जब ब्लड ग्लूकोज कम होगा तो ग्लाइकोजन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा। ठीक, जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाकर ब्लड ग्लूकोज को कम कर देगा, जिससे हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल हमेशा बैलेंस रह पाता है। तो अब हम लोग देखेंगे इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड कुछ टर्म, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन का डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया, इंसुलिन हार्मोन किनसे मिलके बना होता है, फिर इंसुलिन हार्मोन में कितने चैन होता है, फिर इंसुलिन हार्मोन मैच्योर कैसे होता है। अब हम उन सब कुछ को देखेंगे। तो सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन का डिस्कवरी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेंटिंग, उसी ने किया है। तो इंसुलिन हार्मोन का डिस्कवरी बेंटिंग नाम का साइंटिस्ट ने किया था। इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बनेगा जो कुल 51 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। 51 एमिनो एसिड के मिलने से इंसुलिन हार्मोन बना होगा। तो मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, मैच्योर इंसुलिन में 2 चेन होता है। एक चेन को बोलेंगे हम अल्फा चेन, दूसरी चेन को हम बोलेंगे बीटा चेन। तो मैच्योर इंसुलिन में 2 चेन होगा, एक चेन को बोलेंगे अल्फा चेन, दूसरी चेन को बोलेंगे हम बीटा चेन। अल्फा चेन जो होगा वो कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनेगा, 21। बीटा चेन कितने एमिनो एसिड के मिलने से बनेगा, 30। 30 और 21 मिलके एक मैच्योर इंसुलिन में कितना एमिनो एसिड के मिलने से बनेगा, 51। ये हो गया मैच्योर इंसुलिन। लेकिन इस मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा कैसे, उससे पहले हमको इमेच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर को देखना होगा। रियल में इमेच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें अल्फा चेन और बीटा चेन को जोड़ने वाला एक सी पेप्टाइड चेन होता है इमेच्योर इंसुलिन में। जब वो सी पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाएगा तब वो इमेच्योर इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनिएगा, इस चेन को बोलेंगे अल्फा चेन, इस चेन को बोलेंगे बीटा चेन ऑफ इंसुलिन, और दोनों चेन को जोड़ के रखने वाला को बोलेंगे हम सी पेप्टाइड चेन। तो मैच्योर इंसुलिन में यह सी पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाएगा, सी पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाएगा। सी पेप्टाइड चेन का रिमूव हो जाने की वजह से एक अल्फा चेन बन गया, दूसरा बीटा चेन बन गया, और ये बन गया कुल मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन, फिर से सुनिएगा, जो इंसुलिन हार्मोन होता है हमारा पेनक्रियाज का बीटा सेल उस इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है।
उस इंसुलिन हार्मोन का सबसे पहले डिस्कवरी बेंटिंग नाम का साइंटिस्ट ने किया था। इंसुलिन हार्मोन 51 एमिनो एसिड के मिलने से बना होता है। जो मैच्योर इंसुलिन होगा उस मैच्योर इंसुलिन में अल्फा चेन 21 एमिनो एसिड के मिलने से बनेगा, बीटा चेन 30 एमिनो एसिड के मिलने से बनेगा। लेकिन ये मैच्योर इंसुलिन इमेच्योर इंसुलिन से बना होता है। तो इमेच्योर इंसुलिन, अपरिपक्व इंसुलिन अल्फा चेल और बीटा चेल को जोड़ने वाला सी पेप्टाइड चेन उसमें प्रेजेंट होगा। जब ये सी पेप्टाइड चेन रिमूव हो जाएगा तब इस इमेच्योर इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इंसुलिन के रिलेटेड इतना था। अब हम पढ़ेंगे आगे इंसुलिन का डिफिशियंसी या इंसुलिन हार्मोन के जो रिसेप्टर होगा वो जब वर्क नहीं कर पाता उस कंडीशन में क्या डिजीज कंडीशन एराइज हो जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो भूखे पेट में कितना होता है और खाना खाने के बाद वो ग्लूकोज लेवल कितना होगा। तो हमारा ब्लड में भूखे पेट में जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं वो 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। पर जब हम खाना खा लेंगे तब हमारा ब्लड में ब्लड शुगर 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। अगर भूखे पेट में हमारा ब्लड ग्लूकोज 110 मिलीग्राम से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होना कंडीशन को एराइज करता जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस। अगर भूखे पेट में 110 से ज्यादा ब्लड ग्लूकोज हो गया इस कंडीशन को भी हम बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस। अगर खाना खाने के बाद ब्लड शुगर 200 से ज्यादा हो गया इस कंडीशन को भी हम बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज मिलेटस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सेसिव हो जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सेसिव हो जाने का अलग अलग रीजन होगा, है ना। लेकिन जिस भी रीजन से होगा वो काउज करेगा जो डिजीज, उस डिजीज को हम बोलेंगे डायबिटीज मिलेटस, है ना। तो पहले का क्लास में हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन के लिए ग्रोथ हार्मोन भी जिम्मेदार होगा। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन के लिए थायरोक्सिन हार्मोन भी जिम्मेदार होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन एक्सेसिव हो गया तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, उस वजह से भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, उस वजह से भी ब्लड या हमारा बॉडी में डायबिटीज वाला सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएगा। या अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमारा ब्लड में बढ़ गया उस वजह से भी कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बढ़ गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बढ़ जाएगा, उस कंडीशन को भी हम बोलेंगे डायबिटीज मिलेटस। किसी भी कारण से अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया उस टर्म को हम बोलेंगे डायबिटीज मिलेटस। चाहे वो ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव होने की वजह से हो, चाहे वो थायराइड हार्मोन का एक्सेसिव होने की वजह से हो, है ना। उस सब कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज मिलेटस, है ना। डायबिटीज का अर्थ ही होता है पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन करना, और मिलेटस का अर्थ हो गया ग्लूकोज। अर्थात डायबिटीज मिलेटस में पेशेंट का यूरिन में
क्या प्रेजेंट होने लग जाएगा? ग्लूकोज। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब कंट्रोल नहीं हो पाएगा तब वो ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव होने लगेगा। उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज मिलेटस। तो डायबिटीज मिलेटस का अलग अलग कारण हो सकता है। या तो पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाए, इंसुलिन हार्मोन नहीं निकले, या तो इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो जाए, या तो ग्रोथ हार्मोन थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, या प्रेगनेंसी पीरियड में प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल बढ़ जाए। इन सब के वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमें डायबिटीज मिलेटस देखने को मिलेगा। रोक दीजिए। तो अब हम देखेंगे डायबिटीज मिलेटस के बारे में। तो डायबिटीज का अर्थ ही हो गया पॉलीयूरिया, मीन्स उस इंसान को बार बार यूरिन आउटपुट आना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीयूरिया। जब भी पॉलीयूरिया हो जाएगा उसी बात को हम बोलेंगे डायबिटीज। और मिलेटस का अर्थ हो गया ग्लूकोज, अर्थात डायबिटीज मिलेटस में पॉलीयूरिया के साथ साथ यूरिन से ग्लूकोज आउटपुट होने स्टार्ट लग जाएगा। तो डायबिटीज मिलेटस में पॉलीयूरिया के साथ साथ बार बार यूरिनेशन के साथ साथ यूरिन से ग्लूकोज आउटपुट होना भी स्टार्ट हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लूकोज यूरिया। ग्लूकोज यूरिया, इसका अर्थ ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज यूरिया का अर्थ हुआ ग्लूकोज इन यूरिन, मतलब यूरिन में ग्लूकोज का होना, उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लूकोज यूरिया। अर्थात डायबिटीज मिलेटस और कुछ नहीं, वो जो है कहेंगे ग्लूकोज यूरिया या यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, उसी को हम बोलेंगे डायबिटीज मिलेटस। तो यूरिन में ग्लूकोज क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज कंट्रोल नहीं था, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक्सेसिव था, जिस वजह से यूरिन के थ्रू वो ग्लूकोज बॉडी से आउटपुट हो रहा है, जिस टर्म को हम बोलेंगे ग्लूकोज यूरिया। ठीक, तो हम पहले भी देख चुके, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ने का कारण अलग अलग होगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन के वजह से भी बढ़ सकता, थायराइड हार्मोन के वजह से भी बढ़ सकता, प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से भी बढ़ सकता, है ना। इन सब वजह से भी हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और हमको डायबिटीज मिलेटस करा देगा। तो हम डायबिटीज मिलेटस का दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक बायोकेमिकल टाइप ऑफ डायबिटीज मिलेटस, एक पढ़ेंगे केमिकल टाइप ऑफ डायबिटीज मिलेटस। बायोकेमिकल टाइप ऑफ डायबिटीज मिलेटस में तीन प्रकार का डायबिटीज मिलेटस होगा। एक होगा प्राइमरी डायबिटीज मिलेटस, एक होगा सेकेंडरी डायबिटीज मिलेटस, एक होगा गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस। ठीक, तो अब हम डायबिटीज मिलेटस का टाइप्स को देखेंगे। रोक दीजिए थोड़ा। तो अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलेटस। बायोकेमिकल टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलेटस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलेंगे प्राइमरी डायबिटीज मिलेटस, दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी डायबिटीज मिलेटस, तीसरे को बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस। हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज से निकलेगा,
जब भी पेनक्रियाज का प्रॉब्लम हो, पेनक्रियाज में बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो, उस वजह से जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा यानी डायबिटीज मिलेटस होगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्राइमरी डायबिटीज मिलेटस। लेकिन कभी कभी पेनक्रियाज सही रहेगा, लेकिन फिर भी ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल एक्सेसिव होने की वजह से, जैसे एक्रोमेगेली या गाइगेंटिज्म की कंडीशन में या हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन में, थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ने का कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। उस वजह से भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सेसिव पाया जाएगा और यूरिन से ग्लूकोज आउटपुट होगा। तब उस कंडीशन में डायबिटीज मिलेटस को हम सेकेंडरी डायबिटीज मिलेटस बोलते हैं। अब सुनेंगे हम गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस। गेस्टेशन को हम हिंदी में बोलते गर्भावधि अर्थात प्रेगनेंसी पीरियड। हम जानते हैं जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, फीमेल का बॉडी में फीटस का ग्रोथ कराने के लिए प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होगा। वो प्रेगनेंसी हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को इंक्रीज कर देगा ताकि फीटस का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। तो अर्थात गेस्टेशन पीरियड में गेस्टेशन हार्मोन जैसे कि HCG, जैसे कि HPL, जैसे कि रिलैक्सिन, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ये सब हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देगा, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल अत्यधिक देखने को मिलेगा और इस कंडीशन को हम बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि बायोकेमिकल टाइप ऑफ डायबिटीज मिलेटस में कौन कौन आएगा, तो इसका जवाब होगा प्राइमरी डायबिटीज मिलेटस, सेकेंडरी डायबिटीज मिलेटस और गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस। प्राइमरी डायबिटीज मिलेटस में प्रॉब्लम होगा पेनक्रियाज में, सेकेंडरी डायबिटीज मिलेटस में पेनक्रियाज नॉर्मल रहेगा, इंसुलिन का रिसेप्टर नॉर्मल काम करेगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन के एक्सेसिव लेवल होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, उस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा और यूरिन के थ्रू ग्लूकोज आउटपुट होगा। इस कंडीशन को हम सेकेंडरी डायबिटीज मिलेटस बोलते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में प्रेगनेंसी हार्मोन के अत्यधिक होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उस कंडीशन को हम बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज मिलेटस। तो अब हम देखेंगे क्लिनिकल टाइप ऑफ डायबिटीज मिलेटस। क्लिनिकल टाइप में डायबिटीज मिलेटस का दो प्रकार होगा, एक होगा टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस, दूसरा होगा टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस। याद रखिएगा, टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस में हम 1 और 2 को कभी भी हम रोमन लेटर से इंडिकेट नहीं करेंगे, हम उसको हमेशा अंक के 1 और 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम टाइप फर्स्ट को अंक के स्थान पर रोमन से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम टाइप फर्स्ट और सेकेंड 1 या 2 अंक के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस, टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस पहले भी पढ़ चुके हैं।
टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस वो कंडीशन होगा जिसमें पेनक्रियाज का बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिस वजह से इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस और टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में क्या होगा, इंसुलिन अब्सेंट होगा, है ना, लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर क्या होगा, इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन प्रेजेंट होगा, इंसुलिन प्रेजेंट होगा, लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो जाएगा। इंसुलिन का रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस। क्लिनिकल टाइप में डायबिटीज दो प्रकार का, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस जिसमें इंसुलिन अब्सेंट हो जाएगा लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर सही रहेगा। तो इस डायबिटीज मिलेटस में क्योंकि इंसुलिन अब्सेंट होता, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस, इसमें इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन इंसुलिन का कुछ रिसेप्टर डैमेज हो जाता है ना, इंसुलिन प्रेजेंट होता, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस का ट्रीटमेंट इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन से नहीं होगा। टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस का ट्रीटमेंट हम ड्रग्स से करते हैं। तो बायोक्लिनिकल टाइप का डायबिटीज मिलेटस दो होगा, टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस, टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस। सॉरी, मतलब हम बोल रहे थे कि क्लिनिकल टाइप डायबिटीज मिलेटस में डायबिटीज मिलेटस दो टाइप का होगा। एक को बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस जो इंसुलिन का अब्सेंट होने की वजह से होगा। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस जो इंसुलिन का प्रेजेंट तो है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। ये वो डायबिटीज मिलेटस होता है जिसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस में अब हम डिफरेंस को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे टाइप 1 और टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस में डिफरेंस। टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें इंसुलिन हार्मोन अब्सेंट हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन हार्मोन क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन हार्मोन क्या होगा, प्रेजेंट होता है, इंसुलिन का रिसेप्टर खराब होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस का अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस का कंप्लीटली बाहर से दिया जाने वाला इंसुलिन पर डिपेंड होगा। इसीलिए टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस को हम बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस बोलेंगे। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस को, इसको बोलेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन तो होता है लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो जाएगा, अर्थात इस डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट इंसुलिन हार्मोन पर डिपेंड नहीं होगा। इस वजह से
टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस कहते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस कहेंगे। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस का पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि उसका बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे है ना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस। अब फिर सुनिए, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस 30 साल से कम इंसान को होगा, जबकि टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस 30 साल से अधिक इंसान को होगा। तो ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट लेस देन 30 ईयर। 30 साल से कम इंसान को, यहां तक कि बच्चा में भी जो डायबिटीज मिलेटस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस या टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस। लेकिन वही टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस, इसमें इंसुलिन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो जाता है। इंसुलिन का रिसेप्टर इसलिए खराब हो जाएगा क्योंकि एक्सेसिव वेट होने की वजह से, अत्यधिक वजन होने की वजह से इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो जाएगा, जिस वजह से ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस एक्सेसिव हेवी वेट पर्सन में देखने को मिलेगा, एक्सेसिव मोटा इंसान में देखने को मिलेगा। कौन सा डायबिटीज मिलेटस? टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस, है ना। तो टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस जो देखने को मिलेगा मोर देन 30 ईयर, 30 साल से अधिक के इंसान को टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस देखने को मिलेगा। चूंकि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस चाइल्ड में होता है, इसीलिए टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस को हम जुवेनाइल डायबिटीज मिलेटस कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज मिलेटस कहते हैं। इतना बात समझ गए। हम पहले भी इंसुलिन का फंक्शन में देख चुके हैं कि इंसुलिन हार्मोन जब तक बॉडी में प्रेजेंट है तब तक फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा तो कीटोन बॉडी भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन का कमी हो गया तो फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा और कीटोन बॉडी बनेगा। डायबिटिक पेशेंट में कीटोन बॉडी बनने को बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो अर्थात टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन हार्मोन एब्सेंट होगा, इसका मतलब इसमें फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, जिस वजह से इस डायबिटीज मिलेटस में कीटोन बॉडी देखने को मिलेगा। इसीलिए टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है, यानी कीटोन बॉडी के वजह से ब्लड का पीएच एसिडिक यानी ब्लड का पीएच कम हो जाता है। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में क्या देखने को मिलेगा? कीटोन बॉडी टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में प्रेजेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन क्या होता? एब्सेंट होता। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट है, इसी वजह से इसमें फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता और कीटोन बॉडी नहीं बन पाता, है ना। जिस वजह से इसमें कीटोन बॉडी नहीं बनेगा तो अर्थात
कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी क्या देखने को मिलेगा? एब्सेंट देखने को मिलेगा। किस डायबिटीज मिलेटस में? टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होने को बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो अर्थात टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। मतलब कीटोन बॉडी के वजह से डायबिटिक पेशेंट का पीएच कम हो जाना यानी एसिडिक हो जाना, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में कीटोन बॉडी नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एब्सेंट होगा। इसलिए इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होगा? एब्सेंट होगा। इतना समझ गए? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में हमारा बॉडी में कीटोन बॉडी बनेगा, अर्थात डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलेगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के वजह से हमारा ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाएगा। पर्सन ब्लड का एसिडिक पीएच को बेसिक पीएच में कन्वर्ट करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए पर्सन हाइपर वेंटिलेट करता ताकि उसका ब्लड का एसिडिक पीएच नॉर्मल हो सके, है ना। तो एक स्पेशल टाइप का रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट में, जिसको हम बोलते कुसुमल रिस्पायरेशन। तो अर्थात कुसुमल रिस्पायरेशन टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में देखने को मिलता है, क्योंकि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में कीटोन बॉडी के निर्माण होने की वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। समझ गए? तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बचने के लिए पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता, अत्यधिक सांस लेगा, जिस कंडीशन को हम बोलते कुसुमल रिस्पायरेशन। यानी टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में ही कुसुमल रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो कुसुमल रिस्पायरेशन किसमें देखने को मिलेगा? कुसुमल रिस्पायरेशन किसमें देखने को मिलेगा? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में। जबकि टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस में कीटोन बॉडी बना ही नहीं, ब्लड का पीएच एसिडिक हुआ ही नहीं, इसमें हाइपर वेंटिलेशन का जोर जोर से सांस लेने का जरूरत पड़ा ही नहीं, तो इसमें कुसुमल रिस्पायरेशन क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? कुसुमल रिस्पायरेशन एब्सेंट देखने को मिलेगा। कुसुमल रिस्पायरेशन एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप सेकेंड डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप फर्स्ट डायबिटीज में इंसुलिन एब्सेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन टाइप सेकेंड में इंसुलिन तो प्रेजेंट है, लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर खत्म हो जाता। टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस अत्यधिक वेट वाला इंसान को मिलता, अत्यधिक मोटा इंसान को मिलता, क्योंकि अत्यधिक मोटा इंसान का बॉडी में अत्यधिक फैट जमा होने की वजह से उसका इंसुलिन का रिसेप्टर डैमेज हो जाता। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस का ट्रीटमेंट हम पेशेंट को इंसुलिन देकर ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर से उसको इंसुलिन नहीं दिए, उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस कहते हैं। जबकि टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन प्रेजेंट होगा, इसमें बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस कहते हैं।
टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस 30 साल से कम इंसान को देखा जाता, बच्चों को देखा जाता, जबकि टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस 30 साल से बड़े इंसान को में देखने को मिलता, एडल्ट में देखने को मिलता। चूंकि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस बच्चों में देखने को मिलता, इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज मिलेटस कहते हैं, है ना। सुनिए, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन हार्मोन कंप्लीट एब्सेंट होने की वजह से फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से फैट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा और कीटोन बॉडी नहीं बनेगा। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में कीटोन बॉडी बनने की वजह से ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है। इस कंडीशन को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस में कीटोन बॉडी बनता ही नहीं है, इसलिए इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बचने के लिए इंसान एक्सेसिव अमाउंट में सांस इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा, जिस कंडीशन को हम बोलेंगे कुसुमल रिस्पिरेशन। तो कुसुमल रिस्पिरेशन टाइप फर्स्ट डायबिटीज मिलेटस में प्रेजेंट होगा और टाइप सेकेंड डायबिटीज मिलेटस में कुसुमल रिस्पिरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। कुसुमल रिस्पिरेशन के वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। डायबिटिक पेशेंट को डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। इसका रीजन है, जब हम एक्सेसिव हाइपर वेंटिलेट करते, एक्सहेल इनहेल करते, मैक्सिमम अमाउंट में वेपर हमारा माउथ से बाहर जाता, वेपर में वाटर होता, तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाने की वजह से पेशेंट का गला सूखने लगता, पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन एक्सेसिव हो जाता। उसका मेन रीजन है कुसुमल रिस्पिरेशन, है ना। तो आज का क्लास में हम पेनक्रियाज के बारे में देखे, पेनक्रियाज का मेनली एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में देखे, हमने ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन पढ़ा, हमने इंसुलिन का फंक्शन पढ़ा, हमने इंसुलिन का डिफिशियंसी या इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होने की वजह से जो डिजीज होता डायबिटीज मिलेटस, उसके बारे में हमने देखा, है ना। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। आपके तरह मैं भी मायूस हूँ।